हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंटू जी की ट्रिक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी डेली की राजस्थान भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का भौतिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का अध्ययन किया था। 2 नंबर पर हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश का अध्ययन किया। फिर हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश पढ़ा और फिर हम थार का मरुस्थल पढ़ रहे थे। तो हमने हाड़ौती के पठार और पूर्वी मैदानी प्रदेश और अरावली की जो मुख्य विशेषताएं थी, इसका विस्तार किन अक्षांशों के मध्य है, इसमें कितने % जनसंख्या है, कितना % क्षेत्रफल है और उसकी और मुख्य मुख्य क्या विशेषताएं हैं। फिर अरावली की हमने देखी कौन से जिले में विस्तार इसका सर्वाधिक पहाड़ियों का कौन से जिले में है, न्यूनतम विस्तार किस जिले में है और बाद में कौन कौन सी पहाड़ियाँ किस जिले में है, हो गई बात। और इसकी उत्पत्ति किस काल में हुई और साथ में इसमें कौन कौन से खनिज संसाधन हैं और साथ में इसमें ऊर्जा के यानी कौन कौन से खनिज संसाधन, मिट्टी कौन सी पाई जाती है, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाता है। इस प्रकार हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन, 3 भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे। हमारा चौथा भौतिक प्रदेश थार का मरुस्थल का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने थार के मरुस्थल की उत्पत्ति देख चुके थे, उसकी विशेषताओं देख रहे थे और साथ में इसका कितने जिलों में अक्षांशीय विस्तार, थार के मरुस्थल का कितने जिलों में विस्तार है, इसकी चर्चा कर रहे थे। तो कल हमने देखा कि राजस्थान के अंतर्गत जो थार का मरुस्थल है ये पूरे भारत के अंतर्गत 58.68% भाग राजस्थान में आ जाता है। इतनी चर्चा कर चुके थे हम कल कि 58.68% राजस्थान में आ जाता है, गुजरात में 12.85% और 7.8% पंजाब में और 6.12% आ जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि पूरे भारत में राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इन 4 राज्यों में थार का मरुस्थल का विस्तार है। फिर हमने राजस्थान में देखा कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 2,09,042 वर्ग किलोमीटर में विस्तार आ जाता है। फिर बात की थी राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% आ जाता है। साथ में यानी कुल जनसंख्या की बात करें तो 40% जनसंख्या आ जाती है राजस्थान में। टोटल जनसंख्या का 40% जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है। इतनी चर्चा हम कर चुके थे। फिर हमने देखा था कि जनसंख्या व जनघनत्व की दृष्टि से सबसे न्यूनतम वाला भौतिक प्रदेश आ जाता है, क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार हमने इतनी चर्चा कर रहे थे। तो आज का अपना टॉपिक आगे की कड़ी में हम चर्चा करेंगे कि थार के मरुस्थल की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो मैंने आपको कल बताया था कि राजस्थान में जो अपना थार का मरुस्थल है ये राजस्थान के 12 जिलों में विस्तार है, जिसके अंतर्गत गंगानगर आ जाता है। सबसे पहले गंगानगर, हनुमानगढ़ आ जाता है और चूरू आ जाता है, बीकानेर आ जाता है, जैसलमेर आ जाता है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर आ जाता है, पाली, जोधपुर, नागौर और साथ में सीकर, झुंझुनू आ जाता है। इस प्रकार अपना थार का मरुस्थल कितने जिलों में विस्तार हो गया? 12 जिलों में थार का मरुस्थल का विस्तार है राजस्थान में। तो हम बात करें कि थार के मरुस्थल की लंबाई कितनी आ जाती है उत्तर से दक्षिण, और चौड़ाई की बात करें तो राजस्थान की चौड़ाई, राजस्थान में थार के मरुस्थल की चौड़ाई कितनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थार के मरुस्थल की लंबाई कितनी है तो 640 किलोमीटर आ जाती है। ठीक है, 640 किलोमीटर आ जाती है। और अगर बात करें थार के मरुस्थल की चौड़ाई पूछी आपसे तो लगभग 300 से 350 किलोमीटर के मध्य आ जाती है। फिर आपसे पूछा जाए कि जो अपने थार का मरुस्थल है इसका राजस्थान में मुख्य मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल मरुस्थल तो राजस्थान के 12 जिलों में आ जाता है, तो जो कि कुल 2,09,042 वर्ग किलोमीटर बताया था। और फिर आपसे अगर पूछा जाए कि राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उसका मुख्य विस्तार कितना है, तो राजस्थान में थार के मरुस्थल का मुख्य विस्तार आ जाता है 1,75,000 किलोमीटर। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए कि थार के मरुस्थल की सबसे अधिक ऊंचाई किस भाग में, राजस्थान में थार का मरुस्थल जो इतना 12 जिलों में उसकी सर्वाधिक ऊंचाई, अगर सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें कि राजस्थान में थार के मरुस्थल की सर्वाधिक ऊंचाई किस भाग में, तो ये आ जाती है उत्तर पश्चिम भाग में। इस एरिया में जो थार का मरुस्थल है, ठीक है, इस मरुस्थल में थार के मरुस्थल की ऊंचाई क्या आ जाती है, सर्वाधिक आ जाती है। ठीक है, ये हो गई उत्तर पश्चिम भाग में। फिर बात पूछेगी कितनी ऊंचाई आती है, सबसे अधिक है ये 300 मीटर तक आ जाती है। फिर बात करें कि सबसे कम ऊंचाई किस क्षेत्र में आ जाती है, तो थार के मरुस्थल में जो अपना दक्षिण भाग एरिया आ जाता है, इस एरिया में थार के मरुस्थल की क्या है, निम्न ऊंचाई आ जाती है, यानी सबसे कम ऊंचाई आ जाती है जो लगभग 150 मीटर औसत रहती है। फिर बात करेंगे हम थार के मरुस्थल की ओवरऑल यानी औसत ऊंचाई, आपसे पूछा जाए औसत ऊंचाई थार के मरुस्थल की, प्रश्न बनेगी थार के मरुस्थल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो थार के मरुस्थल की औसत ऊंचाई आ जाती है 250 से 300 मीटर, ये ध्यान रखना बात।
फिर मैंने विस्तार बता दिया, राजस्थान के 12 जिलों में आ जाता है। और पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा आ जाता है क्षेत्र में। अगर थार के मरुस्थल में अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला पूछा जाए तो राजस्थान का जैसलमेर जिला सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला हो जाता है। अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला जैसलमेर और सबसे छोटा पूछा जाए तो झुंझुनू जिला आ जाता है। फिर बात करेंगे थार के मरुस्थल का निर्धारण, तो उत्तर में अगर हम थार के मरुस्थल में उत्तर में राज्य सीमा का निर्धारण कौन से राज्य करते हैं भारत के, तो पंजाब आ जाता है। उत्तर में पंजाब, और कौन सा जिला, कौन सा राज्य, हरियाणा आ जाता है। और फिर बात करें कि पूर्व दिशा में थार के मरुस्थल की सीमा का निर्धारण कौन करता है, तो पूर्व दिशा में थार के मरुस्थल हो गया है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो उत्तर में तो अपना पंजाब हरियाणा आ जाता है, और पूर्व दिशा में अरावली पर्वतीय प्रदेश है, ये सीमा का निर्धारण करती है। फिर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण में, तो दक्षिण में गुजरात सीमा बनाती है थार के मरुस्थल के साथ। फिर आपसे पूछा जाए पश्चिम में, तो पश्चिम में थार के मरुस्थल के साथ रेड क्लिफ रेखा आ जाती है, जिसका निर्धारण 1947 में सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, जो कि एक भारत की एकमात्र ऐसी सीमा है जिस पर प्रकाश से दिखाई देती है। तो इस प्रकार जो पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान के 9 जिलों से लगती है, और अर्थात पाकिस्तान के 2 प्रांत आ जाते हैं, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत आ जाता है, जो कि राजस्थान यानी पाकिस्तान के 9 जिले आ जाते हैं। फिर अगर हम बात करना चाहें कि पश्चिम में रेड क्लिफ रेखा हो गई, ठीक है। बात करें फिर नेक्स्ट पॉइंट की अपनी, कि विश्व के संदर्भ में अगर हम थार के मरुस्थल की स्थिति देखना चाहें, उसकी कोई मुख्य विशेषता देखना चाहें, तो थार का मरुस्थल विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व में 17वां बड़ा क्या है मरुस्थलीय, यानी सबसे बड़ा 17वां सबसे बड़ा थार का मरुस्थल आ जाता है। इससे 16 मरुस्थल ऐसे हैं जो अपने थार के मरुस्थल से बड़े हैं। कहने में क्या मतलब है कि 16 मरुस्थल तो राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है, चाहे भारत का थार का मरुस्थल की अगर हम जो 4 राज्य बताए थे मैंने आपको, तो भारत जो अपना राजस्थान का थार का मरुस्थल उससे 16 मरुस्थल बड़ा है, और 17वां नंबर पर अपना थार का मरुस्थल का स्थान आ जाता है। अगर आपसे उपोष्णता की दृष्टि से देखें, उपोष्णता की अगर दृष्टि से हम बात करें तो राजस्थान की जो थार का मरुस्थल है उसका 9वां स्थान आ जाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, तो सहारा का मरुस्थल आ जाता है, उसका भी एक पॉइंट है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे उपोष्णता की दृष्टि से 9वां, और अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 17वां। फिर बात करें कि जैव विविधता, जनसंख्या और जैव विविधता की दृष्टि से पूछा जाए तो प्रथम स्थान। जो ये 16 मरुस्थल सबसे बड़े हैं उनमें ऐसा कोई भी मरुस्थल नहीं है जिसमें इतनी % जनसंख्या रहती हो, इसमें इस प्रकार की खनिज संसाधन वगैरह मिलते हो। एकमात्र थार का मरुस्थल ऐसा मरुस्थल है जिसमें इतनी % जनसंख्या भी निवास करती है। ठीक है, अपनी चर्चा ये होगी। फिर बात करेंगे अपने विश्व के संदर्भ में, हमने मुख्य विशेषता देख ली। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जो ये थार का मरुस्थल है निम्न वायुदाब का केंद्र है। अर्थात कहने का मतलब है कि भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र है, जिससे जो ग्रीष्मकालीन जो अपना दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसको आकर्षित करता है थार का मरुस्थल, जिससे ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक हो जाता है, जिससे मानसून को आकर्षित करेगा, जिससे बारिश की संभावना बनती है। तो इस प्रकार भारत के संदर्भ में सबसे मुख्य विशेषता है कि निम्न वायुदाब का केंद्र का निर्माण करता है थार का मरुस्थल। इस प्रकार हमने वो जो विशेषता इंपॉर्टेंट थी वो देखी। अब अगर इनको पॉइंट टू पॉइंट अगर हम लिखना चाहें मुख्य मुख्य विशेषताओं को, जो एग्जाम में कई बार इस यहाँ से प्रश्न उठ चुका है, तो फिर बात करें कि हमने जनसंख्या और जनघनत्व की दृष्टि से सबसे न्यूनतम भौतिक प्रदेश लिख चुके थे, जनसंख्या लिख चुके थे, क्षेत्रफल लिख चुके थे। और फिर बात करें मुख्य मरुस्थल की, बात करें कि मुख्य मरुस्थल कितना आ जाता है। थार के मरुस्थल का मुख्य मरुस्थल हमने टोटल तो देख लिया था। मुख्य मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाए, ये एग्जाम में आ भी चुका है, राजस्थान पुलिस की 2022 में एग्जाम हुई थी, उसमें मुख्य मरुस्थल, अगर मुख्य मरुस्थल की बात करें तो 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, अगर आपसे बात पूछा जाए कि थार के मरुस्थल का कुल मरुस्थल में से मुख्य मरुस्थल 1,75,000 आ जाता है। फिर बात करें कि इसकी मैंने आपको लंबाई बताई थी, थार के मरुस्थल की लंबाई और चौड़ाई। थार के मरुस्थल की अगर आपसे लंबाई पूछी जाए तो वो कितनी आ जाती है। लंबाई की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण आ जाती है थार के मरुस्थल। फिर बात करेंगे अगर चौड़ाई पूर्व से पश्चिम हो जाती है। तो लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 640 किलोमीटर या 650 किलोमीटर भी आपको मिल सकता है। और चौड़ाई की बात करें तो 300 से 350
किलोमीटर, ठीक है। फिर हम बात करना चाहेंगे थार के मरुस्थल में सबसे अधिक ऊंचाई, थार के मरुस्थल की सबसे अधिक ऊंचाई किस क्षेत्र में, मैंने आपको अभी बताया था। थार के मरुस्थल की सबसे अधिक ऊंचाई किस भाग में आ जाती है, तो मैंने उत्तर पश्चिम भाग अभी बताया था आपको, उत्तर पश्चिम भाग में। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि थार के मरुस्थल की सबसे कम ऊंचाई किस भाग में, सबसे कम ऊंचाई पूछी जाए, सबसे कम ऊंचाई की अगर हम बात करना चाहें तो वो आ जाती है लगभग 300 मीटर तक, जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में आ जाती है सबसे कम ऊंचाई। तो बात करें तो 150 मीटर तक, और कितनी, किस क्षेत्र में, दक्षिणी भाग में, जालौर की साइड में, जालौर बाड़मेर, ठीक है, दक्षिणी भाग में होगी। उत्तर पश्चिम में मैंने आपको ऊंचाई सर्वाधिक बताई थी कि सबसे ऊंची अधिक ऊंचाई तक भाग है, तो वो लगभग 300 मीटर तक आ जाती है। उत्तर पश्चिम भाग में 300 मीटर तक ऊंचा है थार का मरुस्थल, और दक्षिण में 150 मीटर तक ऊंचा है, ठीक है। फिर हम बात करना चाहें कि थार के मरुस्थल की औसत ऊंचाई कितनी है। थार के मरुस्थल की औसत ऊंचाई, अगर औसत ऊंचाई की हम बात करना चाहें तो 250 से 300 मीटर तक। ये याद रखना, यहाँ पर थार के मरुस्थल की लंबाई तो किलोमीटर है, 640 किलोमीटर लंबा और 350 से 350 मीटर चौड़ा। और बात करें कि सबसे अधिक ऊंचाई उत्तर पश्चिम भाग में, जो मैंने आपको उत्तर पश्चिम भाग ए एरिया बताया था 300 से 300 मीटर तक, और ये जो निम्न कम ऊंचाई, सबसे कम ऊंचाई अगर थार के मरुस्थल की पूछे तो दक्षिणी भाग में आ जाती है, ठीक है। अब बात करें, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इसका विस्तार कितने जिलों में है। थार के मरुस्थल का विस्तार की अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान के 12 जिलों में आ जाता है विस्तार, थार का मरुस्थल का विस्तार 12 जिलों में। अब इन 12 जिलों की चर्चा करते हैं, कौन कौन से जिले हैं, 12 जिलों में कौन कौन सा जिला शामिल है, कौन कौन सा जिला शामिल नहीं है। सबसे पहले ऊपर राजस्थान के उत्तरी जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ आ जाता है, गंगानगर हनुमानगढ़ आ जाता है। फिर बात करें, चूरू आ जाता है, बीकानेर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है। फिर जैसलमेर ले लेते हैं, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर आ जाता है, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर आ जाता है। जालौर के बाद में अगर हम बात करना चाहें तो पाली, जोधपुर, पाली, जोधपुर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, नागौर आ गया। नागौर के बाद में जिले बच जाते हैं सीकर, झुंझुनू, ठीक है। कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार राजस्थान के मरुस्थल का, थार के मरुस्थल का जो 12 जिलों में विस्तार है, वो 12 जिलों की हमने चर्चा कर चुके। अब बात करेंगे जो सिरोही जिला है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में जो जिले, उनमें से एक सिरोही जिला है जिसमें थार का मरुस्थल का विस्तार नहीं है, क्योंकि उसमें उत्तर पश्चिमी जो अपने अरब सागर से सागर से बारिश होती है, उससे बारिश खूब होती है, जिससे उसका थार का मरुस्थल का सिरोही जिले में विस्तार नहीं है। तो फिर हम बात करना चाहेंगे आगे सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला, इन 12 जिलों में सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला कौन सा आ जाता है, और निम्न सबसे कम मरुस्थलीय जिला कौन सा है। तो सबसे, अगर आपसे पूछा जाए बड़ा मरुस्थलीय जिला, सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला की अगर हम चर्चा करें वो कौन सा आ जाता है, और सबसे कम क्षेत्रफल में सबसे कम मरुस्थलीय जिला कौन सा है, सबसे कम मरुस्थलीय जिला अगर आपसे पूछा जाए तो वो जिला आ जाता है जैसलमेर। तो सर्वाधिक विस्तार है मरुस्थल का, और अपना झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट आ जाता है उसका थार का मरुस्थल में, थार का मरुस्थल का सबसे कम विस्तार है। फिर हमने सीमा की बात करी थी कि थार के मरुस्थल की उत्तरी सीमा का निर्धारण कौन करता है, पूर्वी सीमा का कौन, फिर दक्षिणी सीमा का कौन, और पश्चिमी सीमा का कौन करता है। तो फिर बात करें कि थार के मरुस्थल की सीमा का निर्धारण, मरुस्थल की सीमा का
अगर निर्धारण की हम बात करना चाहें तो आ जाता है उत्तर में। तो कौन से राज्य आ जाते हैं उत्तर में चर्चा करना चाहें, फिर दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में। तो बात करेंगे उत्तर में 2 जिले आ जाते हैं, 2 राज्य आ जाते हैं, अपना पंजाब राज्य उत्तर में आ जाता है और हरियाणा राज्य आ जाता है। उत्तरी सीमा का निर्धारण अगर हम दक्षिणी सीमा का बात करना चाहें तो गुजरात आ जाता है, और पूर्व में अगर हम बात करना चाहें तो पूर्व में अरावली पर्वतमाला आ जाती है, फिर पश्चिम में अगर हम बात करना चाहें तो रेड क्लिफ रेखा आ जाती है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, रेड क्लिफ रेखा जो राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर सीमा लगाती है, रेड क्लिफ रेखा जो पंजाब राज्य अपने पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा लगाती है। फिर बात करना चाहिए कि विश्व के संदर्भ में जो थार का मरुस्थल है उसकी क्या विशेषताएं देखी थी। तो थार के मरुस्थल की विश्व के संदर्भ में अगर विशेषता की बात करें, थार के मरुस्थल की विश्व के संदर्भ में अगर विशेषता की चर्चा करना चाहें, कौन कौन सी विशेषताएं आ जाती है। तो थार के मरुस्थल की विश्व के संदर्भ में सबसे बड़ी विशेषता आ जाती है कि थार का मरुस्थल विश्व की 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल आ जाता है। सबसे बड़ा मरुस्थल विश्व में सहारा का मरुस्थल आ जाता है जो अफ्रीका में आ जाता है। तो फिर बात करना कि थार का मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से थार का मरुस्थल कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से थार का मरुस्थल 17वां बड़ा मरुस्थल आ जाता है, 17वां बड़ा मरुस्थल आ जाता है। फिर अगर हम बात करें उपोष्णता की दृष्टि से, नमी की दृष्टि से बात करना चाहें की दृष्टि से, तो वो आ जाता है 9वां स्थान आ जाता है। फिर अगर हम बात की थी कि जनसंख्या और जो अपनी जैव विविधता है, जनसंख्या व जैव विविधता की दृष्टि से थार का मरुस्थल प्रथम स्थान रखता है। कहने का मतलब है कि जो इस थार के मरुस्थल में जनसंख्या और जैव विविधता में अंतर पाया जाता है, इससे और किसी भी मरुस्थल में नहीं पाया जाता है, तो प्रथम स्थान आ जाता है। तो फिर हमने बात की थी विषय के संदर्भ में बात कर ली, सीमा का निर्धारण कर लिया थार के मरुस्थल की। तो फिर बात की थी भारत के संदर्भ में और क्या विशेषताएं बच जाती है। तो भारत के संदर्भ में अगर चर्चा करना चाहें, भारत के संदर्भ में विशेषता, तो वो विशेषताएं आ जाती है। एक तो भारत में निम्न वायुदाब का केंद्र का निर्माण करती है, निम्न वायुदाब के केंद्र का निर्माण करता है थार का मरुस्थल। ये थार का मरुस्थल भारत में निम्न वायुदाब के केंद्र का निर्माण करता है, ठीक है। और बात करना चाहें कि जो ग्रीष्मकालीन जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसको आकर्षित करता है, अर्थात ग्रीष्मकालीन में जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो बारिश होती है वो थार के मरुस्थल के कारण होती है, जिससे उसका तापमान थार के मरुस्थल का अधिक हो जाता है, जिससे तापमान अधिक होने से निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा, जिससे बारिश होगी। फिर बात करना चाहिए हम नेक्स्ट विशेषता की थार के मरुस्थल जो है वो निम्न वायुदाब के केंद्र का निर्माण करती है। फिर हम बात करना चाहें कि थार के मरुस्थल के संदर्भ में और क्या विशेषता आ जाती है। तो थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक हो जाता है, वायुदाब अधिक हो जाता है, जिससे उच्च वायुदाब पवने चलती है, उनका सीधा सा तर्क है कि वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ गति करती रहती है, जिससे हिंद महासागर में जो उत्पन्न मानसून होगा वो भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है थार का मरुस्थल, जिससे दक्षिण पश्चिमी मानसून से राजस्थान में क्या होगी, बारिश होगी।
ठीक है। तो भारत के संदर्भ में भी ये थार का मरुस्थल कारगर साबित होता है, और राजस्थान के संदर्भ में, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में भी बारिश होती है, और जिससे भारत में बारिश होगी तो राजस्थान में भी बारिश होगी। राजस्थान में अगर बात, भारत में और राजस्थान में अगर हम बात करना चाहें कि सर्वाधिक बारिश कौन सी शाखाओं से होती है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले एक विशेषता और लिख लेते हैं कि थार के मरुस्थल में जो ग्रीष्म ऋतु में तापमान होता है, थार के मरुस्थल में जो ग्रीष्म ऋतु में तापमान की अगर हम चर्चा करना चाहें, तापमान अधिक होगा, और तापमान अधिक हो गया, और मैंने आपको एक बताया था वायुदाब कैसा होगा, अधिक होगा, जिससे तापमान भी अधिक हो जाएगा थार के मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में। तो पवनें हैं वो उच्च वायुदाब से, उच्च वायुदाब से किसकी ओर, निम्न वायुदाब की ओर गति करेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, हिंद महासागर में जो उत्पन्न मानसून होगा वो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारतीय महाद्वीप में मानसून को आकर्षित कर देता है। तो जिससे वायुदाब की ओर गति करता है, वायुदाब अधिक होगा तो पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है, जिससे क्या होगा, जिससे हिंद महासागर में उत्पन्न कौन सा मानसून उत्पन्न होगा, तो हिंद महासागर में उत्पन्न दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्पन्न होकर क्या करेगा, भारतीय महाद्वीप में उत्पन्न होकर भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है, मानसून को। ठीक है, अब बात करना चाहिए कि भारत में जो थार का मरुस्थल है, भारत में थार के मरुस्थल को अगर हम बात करना चाहें तो ये ऋतु चक्र का भी निर्धारण कर देता है। तो हमने देख लिया कि तापमान अधिक हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में, वायुदाब भी अधिक हो जाता है, और पवनें व उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करती है, जिससे हिंद महासागर में जो उत्पन्न मानसून है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून से क्या करेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होकर भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। तो अगर हम बात करना चाहें कि थार के मरुस्थल की और विशेषताएं राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करना चाहे कि हमने भारत के संदर्भ में देख ली, विश्व के संदर्भ में देख लिया, बात करें कि थार के मरुस्थल की राजस्थान के संदर्भ में, थार का मरुस्थल विश्व के मरुस्थलों में जनसंख्या, जनघनत्व और जैविकता की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, और यही जलवायु के कारण ही प्रथम स्थान पर है। इसी कारण से राजस्थान, इसी मरुस्थल को धनी मरुस्थल भी कहा जाता है। और बात करें कि इस थार के मरुस्थल में शुष्क जलवायु और अर्धशुष्क जलवायु, दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु यानी दो प्रकार की शुष्क जलवायु और अर्धशुष्क जलवायु हो जाती है। थार के मरुस्थल को अगर हम बात करना चाहें कि कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, और कौन सी अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज, और क्या क्या इसकी मुख्य विशेषताएं आ जाती है, उसकी भी साथ में चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें कि हम थार के मरुस्थल की विशेषताओं की, ये तो हमने भारत की और विश्व के संदर्भ में देख लिया। बात करें कि थार के मरुस्थल की राजस्थान के संदर्भ में जो विशेषताएं बच जाती है, थार के मरुस्थल की विशेषताओं की अगर हम चर्चा करना चाहें कि विशेषता, तो थार का मरुस्थल विश्व के मरुस्थलों में जनसंख्या, जनघनत्व, जैविकता, वो पॉइंट मैंने आपको पहले बता दिया। फिर बात करते हैं कि जो थार के मरुस्थल में जलवायु के कारण प्रथम स्थान पर, इसी कारण इसे धनी मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो बात करना चाहिए एक पॉइंट पर कि ये जलवायु के कारण, थार का मरुस्थल जलवायु के कारण
ही प्रथम स्थान पर है, इसीलिए किसकी संख्या दी गई है, थार के मरुस्थल को, इसीलिए इसे धनी मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। फिर बात करें कि जलवायु कितने प्रकार की, तो शुष्क जलवायु और अर्धशुष्क जलवायु होगी। थार के मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि जो अपना थार का मरुस्थल है उसमें परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं। अगर परंपरागत संसाधनों की हम चर्चा करना चाहें तो कोयला आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है, प्राकृतिक गैस आ जाती है। अगर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की हम बात करना चाहें तो सौर ऊर्जा, जिसका भारत में पूरे भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान आ जाता है सौर ऊर्जा उत्पादन में। और अगर पवन ऊर्जा आ जाती है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में, जिसमें पूरे भारत में राजस्थान का 5वां स्थान आ जाता है पवन ऊर्जा में। फिर बायोगैस आ जाता है, बायोमास ऊर्जा आ जाती है। इस प्रकार ये हो गई क्या, खनिज संसाधन यानी ऊर्जा के संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान में थार के मरुस्थल की विशेषताएं। तो बात करेंगे थार के मरुस्थल थार के मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, विश्व का शक्ति ग्रह भी नाम मिल सकता है, वर्ल्ड पावर हाउस, ठीक है, वर्ल्ड पावर हाउस भी कहा जाता है। अगर बात करना चाहिए परंपरागत ऊर्जा संसाधन के कारण और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के थार के मरुस्थल में खूब भंडार है, तो फिर बात करना चाहिए कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से आ जाते हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन। और बात करना चाहिए गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अगर गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की हम बात करना चाहें तो कोयला आ जाता है, कोयला बताया था आपको, पेट्रोल बताया था, प्राकृतिक गैस बताई थी। तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, और बात करना चाहें तो प्राकृतिक गैस आ जाती है, गैस। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की अगर हम बात करना चाहें तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो सौर ऊर्जा आ जाता है। वर्तमान युग में सौर ऊर्जा का महत्व अधिक बढ़ता जा रहा है, तो सौर ऊर्जा हो गई। और 2 नंबर पर हम पवन ऊर्जा लिख लेते हैं, जिसमें राजस्थान का 5वां स्थान आ जाता है पवन ऊर्जा। और बात करना चाहें तो बायोगैस आ जाती है, बायोमास आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार ये ऊर्जा संसाधन हो गई। फिर बात करेंगे थार के मरुस्थल में जो खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज पाई जाती है, अधात्विक खनिज पाई जाती है, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों तक भी शेयर करना। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।